नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर जौनपुर से है, जहां रामचरितमानस पर संतोष गोडवंसी का विवादित पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है यह विवादित पोस्ट। सभी बैकवर्ड और ऐसे समाज के लोग रामचरित को जलाएं। तो ये पोस्ट सामने आया है जहां रामचरितमानस पर संतोष गोडवंसी का ये विवादित पोस्ट सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें लिखा गया है कि सभी बैकवर्ड और एससी समाज इस रामचरितमानस को जलाएं। तो लगातार रामचरितमानस को लेकर टिक्का टिप्पणी जो है वो जारी है। तो सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है विवादित पोस्ट। सभी बैकवर्ड और एससी समाज के लोग रामचरितमानस को जलाएं। तो सभी बैकवर्ड और एससी समाज के लोग रामचरितमानस को जला दें। आपको बता दें, लगातार रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हुए कई बड़े राष्ट्रनेता नजर आए और इसके बाद अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो रहा है, जहां पर रामचरितमानस को जलाने की बात कही गई है। तो संतोष नाम के इस फेसबुक अकाउंट के द्वारा ये विवादित पोस्ट किया गया। तो जौनपुर से यह खबर है, जहां रामचरितमानस पर संतोष गोडवंसी ने ये वायरल पोस्ट जो उनका वायरल हो रहा है। अब खबर कानपुर से है, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने का नहीं कहा मैंने। ग्रंथ की कुछ चौपाइयों के अंश आपत्तिजनक है, ये सफाई देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। तो रामचरितमानस पर लेकर स्वामी प्रसाद लगातार विवादित बयान दिया था और इसके बाद अब सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने ग्रंथ को बैन करने को लेकर नहीं कहा, प्रतिबंधित लगाने को नहीं कहा, बल्कि कुछ ऐसे चौपाइयां हैं, कुछ ऐसे अंश हैं जो आपत्तिजनक हैं और उनको लेकर मैंने कहा। ये सफाई देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। रामचरितमानस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कुछ चौपाई के वो अंश जिससे इस देश के शूद्र समाज में आने वाली जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच कहा गया, अधम कहा गया, शूद्रों को, महिलाओं को मारने पीटने प्रताड़ित किए जाने का पात्र बताया गया। शूद्र कितना भी विद्वान पढ़ा लिखा और कितना बड़ा ज्ञाता क्यों न हो, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। रामचरितमानस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां छेड़छाड़ के दोषी इमरान खान को उम्र कैद। 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का दोषी है इमरान खान को 26 दिन के अंदर कोर्ट ने सुनवाई सजा। तो दोषी इमरान पर 1,05,000 का जुर्माना भी लगा है। तो मुठभेड़ के बाद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इलाज के दौरान अस्पताल से हथकड़ी सहित हुआ था फरार। तो इमरान खान को 26 दिन के अंदर कोर्ट ने सजा सुनाई। दोषी इमरान पर 1,05,000 का जुर्माना भी लगाया। तो मुठभेड़ के बाद इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बताते चले कि इलाज के दौरान अस्पताल से हथकड़ी सहित फरार हुआ था इमरान।
अब खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। अलीगंज थाना क्षेत्र के घटना ये पूरी बताई जा रही है। तो अम्बेडकर नगर से ये खबर है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है, उन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। अम्बेडकर नगर का ये पूरा मामला, जहां घायल अवस्था में युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच प्रभात गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गृह राज्य मंत्री टेनी के खिलाफ 13 फरवरी को सुनवाई है। मृतक के पिता की पुनर्निरीक्षण याचिका पर होगी सुनवाई। वर्ष 2000 में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लखीमपुर खीरी के तुकनिया क्षेत्र में मारी गई थी गोली। तो मृतक के पिता की पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई होगी। तो 2000 वर्ष का ये पूरा मामला है, जहां प्रभात गुप्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में यह हत्या की गई थी। तो प्रभात गुप्ता हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां गृह राज्य मंत्री टेनी के खिलाफ 13 फरवरी को सुनवाई। मृतक के पिता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई। तो सन 2000 का ये पूरा मामला है, जब गोली मारकर प्रभात गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में ये हत्या की गई थी और अब गृह राज्य मंत्री टेनी के खिलाफ 13 फरवरी को सुनवाई होगी। वही अधिवक्ता आज करेंगे मतदान। अवध बार एसोसिएशन से जुड़े वकील करेंगे मतदान। तो 3200 वोटर्स आज डालेंगे वोट। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की अवध बार एसोसिएशन में आज चुनाव होगा। सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। विभिन्न पदों के लिए आज ये मतदान होना है। कुल 123 प्रत्याशी मैदान में आजमा रहे हैं किस्मत। कल गणना के बाद होगा विजेताओं का ऐलान। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो विभिन्न पदों के लिए आज ये मतदान होना है। तो कुल 123 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध बूचड़खाना को किया गया ध्वस्त। बुलडोजर की मदद से ये ध्वस्त किया गया। 3 क्विंटल मांस हड्डियां बरामद की गई हैं। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। तो 3 आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। कई दिनों से चल रहा था ये बूचड़खाना। जहांगीराबाद के जलीलपुर का ये पूरा मामला है। तो अवैध बूचड़खाना को ध्वस्त किया गया है। तो एक बार फिर से पीला पंजा चलते हुए नजर आया, जहां पर अवैध निर्माण को किस तरह से ध्वस्त किया गया। ये बूचड़खाना था जिस पर बुलडोजर चलाया गया है, जहां 3 क्विंटल मांस और हड्डियां बरामद हुई हैं। इसके साथ ही पुलिस की कार्रवाई से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 आरोपियों पर
बुलंदशहर का ये पूरा मामला है जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई जारी है और ये बूचड़ खाना जो अवैध तरीके से बनाया गया था, इस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। तो जलीलपुर का ये पूरा मामला है। 3 आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। कई दिनों से चल रहा था ये बूचड़ खाना, जिसके बाद ये प्रशासन की कार्रवाई और किस तरह बुलडोजर की मदद से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इस बूचड़ खाने को ध्वस्त किया गया है। कई दिनों से ये बूचड़ खाना लगातार चल रहा था। तो अवैध बूचड़ खाना को ध्वस्त किया गया है। लगातार अवैध निर्माण पर योगी सरकार की कार्रवाई चल रही है और उन सभी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर अवैध निर्माण हुआ है और इसी के तहत इस बूचड़ खानों को ध्वस्त किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ अशोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, लगातार प्रशासन की कार्रवाई अवैध निर्माणों पर चल रही है और इसी के तहत इस बूचड़ खाने को भी ध्वस्त किया गया है। क्या जानकारी अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर के ये जंगराबाद कोतवाली क्षेत्र में जलीलपुर में चल रहा था अवैध बूचड़ खाना, जिसको मुखबिर की सूचना मिली थी प्रशासन की टीम को और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बूचड़ खाना को जेसीबी के माध्यम से विनोद कर दिया है और करीबन खाल और हड्डी बरामद की है, जिसके चलते 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकरण किया है और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकरण किया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तभी जारी है कि अवैध तरीके से जिस तरीके के ये बूचड़ खाना चल रहा था, लगातार इनपुट मिलने से अधिकारियों को इनपुट के आधार पर, मुखबिर के आधार पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर बुलडोजर बुलाया गया, बुलडोजर से विनोद कर दिया गया पूरा बूचड़ खाना। हालांकि पूरे मामले को अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में अब देखना होगा कि किसकी शय पर ये बूचड़ खाना चल रहा था। जिस तरह की सीएम योगी के फर्स्ट सरकार बनने के बाद बूचड़ खानों को लगातार कार्रवाई की जा रही थी, अवैध इस फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही थी। बड़ी मात्रा में यहाँ पर बूचड़ खाना चल रहा था और कई साल से चल रहा था और लगातार इनपुट मिलने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन में कार्रवाई क्यों नहीं करी थी। हालांकि जैसे ही संज्ञान में बड़े अधिकारियों के संज्ञान में आता है पूरा मामला, उसके आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नीरज कुमार इंस्पेक्टर ने और मौके पर पहुंचकर करीबन 3 से 4 कुंटल हड्डी मांस बरामद किया है वहां से और बूचड़ खाना को दबिनोज कर दिया है। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 4 लोगों के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम लगाई गई है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और गिरफ्तार होने के बाद में मालूम हो पाएगा कि ये बड़ी फैक्ट्री कहाँ पर सप्लाई करते थे, किस को सप्लाई करते थे, उनको जांच के बाद, उपरांत के बाद निकल कर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करेगी। ऐसे में बजट से सभी क्षेत्रों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। वहीं कानपुर के लोगों की बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, आपको सुनाते हैं। 1 फरवरी जो बजट आ रहा है, जिस प्रकार से जनता सरकार से उम्मीद रख रही है और जिस महंगाई बढ़ रही है, तो जनता तो ये उम्मीद रखे कि बजट अपने हाथों में युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति मिले, साथ में जो जीएसटी लग रही है हर चीज़ों पे, वो ऐसा ना हो। बजट की तो हमेशा उम्मीद ये रहती है कि अच्छा ही बजट गवर्नमेंट पेश करेगी और उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आजकल युवा बेरोजगार हैं, रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वकीलों के लिए प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ स्कीम उनके पास नहीं है और वकील एक समाज का सूत्रधारक होता है और जोड़े रहता समाज को और सरकार को एक साथ करे रहता। तो सरकार से भी अनुरोध है और इस बार की हमेशा आशा रहती है हमारी कि ये गवर्नमेंट अच्छा बजट पेश करे। हम लोग चाहते हैं कि बजट आ रहा है तो सारे जितने भी क्या नाम है युवा हैं और जितने भी वर्ग के लोग हैं, सबका फायदा होना चाहिए। बजट हम ऐसा चाहेंगे थोड़ा सा बड़े आदमियों को दिक्कत और पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय के लिए तो कुछ बजट में फ़र्क पड़ता नहीं है। अब मध्यम वर्गीय जैसे खाने का सामान है, ये सब चीज़ें सस्ती हो जाएं, बाकी मकान जो बना रहे हैं 5 मंजिल 10 मंजिल 20 मंजिल, एक सबकी तय कर दिया जाए कि आप 200 गज 500 गज कई मकान बनाएंगे। पता लगा रिक्शे वाले हैं वो भी मोबाइल लिए घूम रहे हैं, 25 रुपये की बिरयानी 100 रुपये की बिरयानी खाने में पतीले खाली हुए जा रहे हैं। तो बजट थोड़ा बढ़ के आना चाहिए। बजट का मतलब है कि ऐसा बजट आना चाहिए जिसमें आम पब्लिक को राहत मिले, जैसे कि महंगाई दर में थोड़ी कमी आनी चाहिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो सस्ती होनी चाहिए। देखिए, आखिरी बजट है, ये बहुत अच्छा बजट आएगा।
क्योंकि योगी सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इसमें इनको जो है कम से कम बेरोजगारी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए इस पर कुछ ऐसी पाबंदी लानी चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म जैसे अग्निवीरों को दे रहे हैं वैसे आप सबको दें तो कम से कम एक जो है अच्छा मैसेज जाएगा। तो 4 साल की भी अगर जॉब मिलता है लोगों को लाभान्वित होंगे और अच्छा होगा। केंद्र सरकार से उम्मीद है कि बजट अब की युवाओं के हक में आना चाहिए। जैसे कि बेरोजगारी चल रही, युवा भटक रहा है। अब घर के पकवान पे भी एकदम फीके पड़ चुके हैं, क्योंकि प्रोडक्ट पे दर पर दिन रेट टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। घर के पे उस पर बहुत इम्पैक्ट आता है। और हम तो चाहेंगे कि जो बजट हो उसको, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसको देखते हुए उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो। और अब खबर महोबा से है, जहां नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यूपी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल का हो रहा है आयोजन। ऐतिहासिक विजय सागर तट पर आयोजित होगा ये बर्ड फेस्टिवल। फेस्टिवल में देश विदेश के सैकड़ों पशु प्रेमी समेत कई मंत्री होंगे शामिल। आगामी 1 फरवरी से शुरू होगा, 3 फरवरी को होगा फेस्टिवल का समापन। तो बर्ड फेस्टिवल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। तो फेस्टिवल में देश विदेश से पशु प्रेमी के साथ साथ कई मंत्री भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। और 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक का ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है, ये पूरा फेस्टिवल चलने वाला है। 3 फरवरी को इसका समापन होगा। तो यूपी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। तो ऐतिहासिक विजय सागर तट पर आयोजित होगा ये बर्ड फेस्टिवल। यूपी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ऐतिहासिक विजय सागर तट पर इस फेस्टिवल का आयोजन होगा। फेस्टिवल में देश विदेश के सैकड़ों पशु प्रेमी समेत कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। आगामी 1 फरवरी से लेकर शुरू होगा और 3 फरवरी को इसका समापन होगा। तो महोबा में इस फेस्टिवल की शुरुआत होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने और उनके द्वारा धार्मिक ग्रंथ पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि धार्मिक ग्रंथ भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है और ना मैं खिलाफ हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करने मंदिर जा रहा था, रास्ते में मुझे रोकने की कोशिश की गई। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी के साथ जाता। साथ ही अखिलेश यादव ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा कि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़े करती है। हमें कोई सवाल नहीं है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी का। ये डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, लेकिन 24 का चुनाव आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई? मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई शिकायत नहीं है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर। ये डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले। लेकिन 24 का चुनाव आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? और फिर डॉक्यूमेंट्री में जो सच्चाई है, क्या भारत सरकार को शर्म नहीं आ रही इन बातों को देखकर कि दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है, किस तरह लोगों की जान गई है,
किस तरीके से सरकारी मशीनरी लगी थी हत्या कराने में, तो ये डॉक्यूमेंट्री में सब बातें। और फिर आज के जमाने में तुम बैन कर रहे यूट्यूब, हर एक के मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्री है। अरे बीजेपी वालों, इतना तो समझ रखो कि आज के जमाने में कोई चीज कुछ रोक नहीं सकता। सबके मोबाइल में और जेब में रखी हुई डॉक्यूमेंट्री, और ये बताओ बैन कर रहे हैं यूट्यूब पर। कितने ना समझ लोग हैं ये। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ 5, 6 गुंडे भेज दिए, और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। मैं मुख्यमंत्री। सहारनपुर के मंडी पुलिस ने फर्जी बैनामा तैयार कर जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल सहारनपुर में काफी लंबे समय से फर्जी बैनामा तैयार कर जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर एक गिरोह लोगों से धन की उगाही किया करता था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी। सहारनपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि जिले सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के एक गिरोह द्वारा फर्जी बैनामा तैयार कर लोगों से जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर धन की उगाही की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को फर्जी मोहर और 2 रजिस्ट्री पेपर समेत गिरफ्तार किया गया है। ये 2 प्रॉपर्टी डीलर हैं वहाँ पे, आसिफ और जीशान। ये इसी तरह का काम कर रहे थे। भोले वाले जो प्रॉपर्टी खरीदने लोग आते थे उनको एक ज़मीन दिखाते थे, उसकी जो पिछली रजिस्ट्री है उसमें मालिक का नाम चेंज कर देते थे। उसी मालिक को, फर्जी मालिक को खड़ा करते थे रजिस्ट्री ऑफिस में और इनके नाम पे रजिस्ट्री करा देते थे। इसकी आड़ में पैसे ले लेते थे, ना उन्हें कब्जा मिलता था ना उन्हें ज़मीन मौके पे मिलती थी। तो यह दोनों काफ़ी टाइम से हरकतें कर रहे थे। अभी इनमें मुकदमा लिखवाया गया और इनको आज गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये 2। वहीं बरेली में एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। उसी दौरान सांसद धर्मेंद्र कश्यप उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत टक्कर मारकर भागने वाले ट्रक चालक का पीछा किया और उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मामला कैंट थाना इलाके के लाल फाटक रोड के दूरदर्शन टावर का है। तो ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी, जिसके चलते स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के बाद कन्नौज में हिंदू संगठन ने विरोध किया है। छिबरामऊ में हिंदू संगठन ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका और गौ सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पांडे ने सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये जो लखनऊ में आज हमारे धर्म ग्रंथ को जलाया गया है, उसके विरोध में ये स्वामी प्रसाद का पुतला फूंका है और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे अगर सनातन धर्म के खिलाफ जो भी कार्य हो उसके लिए सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन विरोधी अराजक तत्वों पर की जाए। लगातार देखा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आपत्तिजनक इस पे बयान दिया था, आज प्रतियां फूंक दी गई हैं, क्या कहना है? नहीं तो राजनीति करें ना, राजनीति अपनी जगह है, धर्म पर टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।